अब देखिए, आपका एजुकेशन के जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो सारे के सारे प्रोग्राम इसमें आ गए हैं। और मैंने आपको बताया कि भाई जो मेन तो अब क्या है, जुलाई में ना सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का बजट आएगा। भाई सेंट्रल और स्टेट का क्या आएगा, बजट। तो वो बजट आपको ध्यान से सुनना, वो बजट इसके साथ अटैच करना है। मतलब जैसे एजुकेशन की बातें हैं वो एजुकेशन के साथ, स्वास्थ्य की बातें हैं वो स्वास्थ्य के साथ, आपकी सबकी जो अलग अलग बातें हैं वो अलग अलग के साथ अटैच करनी पड़ेगी। क्योंकि जो आगे जो क्वेश्चन आने हैं वो आगे वाले बजट के अकॉर्डिंग आने हैं, समझ गए। तो यहां तक ये टॉपिक तो पूरा होता है, एजुकेशन का पूरा टॉपिक हो गया, ध्यान दीजिएगा। लेकिन फिर बोल रहा हूं मैं कि मैंने आपको कहा है कि हर टॉपिक में अपना एक पन्ना खाली रखें, समझ गए क्या। और जो ही बजट आएगा राजस्थान का और कौन सा इंडिया का, उसमें जो बजट में जो बात आई है कि किसकी, शिक्षा की, तो शिक्षा की बात शिक्षा के साथ अटैच कर दो, स्वास्थ्य की बात स्वास्थ्य के साथ अटैच कर दो, तो वो आपका एक प्रॉपर करंट अफेयर का नोट्स हो जाएगा। करंट अफेयर का सारा नोट्स हो जाएगा वो, समझिए। अब आप आइए, देखिए पहला नंबर, सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा। कौन सी प्राथमिक, समझे। प्राथमिक शिक्षा में पहले चलता था सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू हुआ था, 2001। बाद में माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चला, जिसको रमसा बोलते थे। क्या बोलते थे, रमसा। दो चलते थे, सर्व शिक्षा अभियान और रमसा, बोलो क्लियर है कि दो चलते थे। इन दोनों को मिलाकर के बना दिया समग्र शिक्षा अभियान। कौन सा, समग्र शिक्षा अभियान। इन दोनों को मिला के क्या बना दिया, समग्र शिक्षा अभियान बना दिया। बोलो क्लियर है क्या। इन दोनों को मिला करके समग्र शिक्षा अभियान बना दिया गया। वापस बोल रहा हूं, पहला कौन सा है, सर्व शिक्षा। दूसरा कौन सा है, माध्यमिक शिक्षा। दोनों को मिलाकर क्या बना दिया, समग्र शिक्षा। समग्र शिक्षा अभियान का पहला चरण 2018 में चला। कब चला, मतलब समसा की शुरुआत कब हुई, 2018। इसलिए मैंने 10 लिखा है। और अभी 20 2021 में, तो कल का टॉपिक था आपका, क्या टॉपिक था कि 2020 की शिक्षा नीति को के अनुसार चलेगा ये। तो 2020 की शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए 20 कौन सा चला है, 20, समझ गए क्या। 20 हो गया, 20 ये हो गया, 2 हो गया। शुरुआत कब हुई थी, बोलो, 2018 में। कौन से प्रोग्राम मिला दिए गए, तो सर्व शिक्षा अभियान और रमसा। सर्व शिक्षा अभियान और रमसा दोनों को मिलाकर एक कर दिया, उसका नाम क्या कर दिया, समग्र शिक्षा अभियान। क्या कर दिया, समग्र शिक्षा अभियान। अब इसमें सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि भाई स्कूलों को मॉडिफाइड करेंगे। स्कूलों को क्या करेंगे, मॉडिफाइड। तो सबसे पहले पीएम श्री स्कूल लाए हैं। कौन सी, पीएम श्री। कि देश में 15,000, कौन से, 15,000 हरित, डिजिटल एंड स्वच्छ स्कूल, मतलब हरित स्कूल होंगे। हरित मतलब सर ग्रीनरी होगी तो वातावरण अच्छा हो, और डिजिटल मतलब ऑनलाइन डिजिटल वाली क्लासें होंगी सारी। और तीसरा नंबर कौन सा, स्वच्छ स्कूल होंगी। इसमें पहले चरण में राजस्थान के हिस्से में कितनी आई थी, 402। 402। और पूरे देश में आपकी कितनी खुल रही है, 15,000। कितनी, 15,000। बोलो क्लियर है क्या, पीएम श्री। बाद में इन्होंने कहा पीएम पोषण। कौन सा, पीएम पोषण। कि स्कूलों में हम पोषण की व्यवस्था बढ़िया करेंगे। तो पहले जो कौन सा था, मिड डे मील। कौन सा, मिड डे मील। उसी को इसके मिड डे मील को इसके अंडर में ले लिया और उसका नाम क्या रख दिया, पीएम पोषण। पीएम। तो 0 से 14 वर्ष के बच्चों को पोषण देंगे। 0 से 14 वर्ष के बच्चों को पौष्टिक खाना वगैरह जो भी देंगे वो सब आगे। निष्ठा। कौन सा, निष्ठा। निष्ठा में स्कूल प्रमुखों और समग्र शिक्षकों, मतलब स्कूल के प्रमुख का मतलब कौन हो गया, हेडमास्टर। कौन हो गया, और साथ में टीचर्स, उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। वो कौन सा होगा, निष्ठा। कौन सा, निष्ठा। ऑनलाइन और कौन सा, ऑफलाइन। कल की हमारी बात हुई थी कि इनका सबसे ज्यादा बल किस पर है, बोलो, सबसे ज्यादा बल किस पर है, टीचर्स पर, और टीचर्स की ट्रेनिंग पर। तो ट्रेनिंग के लिए कौन सा कार्यक्रम, निष्ठा। कौन सा, निष्ठा हो गया। आज का युग विज्ञान का युग है, तो राष्ट्रीय आविष्कार अभियान वैसे 2015 में चला, और इसमें 6 से 18 वर्ष के बच्चों को विज्ञान और गणित के प्रति रुचि होनी चाहिए। विज्ञान और गणित के प्रति क्या हो, रुचि। इसके लिए यह राष्ट्रीय आविष्कार अभियान 6 से 8, 6 से कितना, 18 तक के बच्चों के लिए, 6 से 18 तक के बच्चों के लिए हो गया। बोलो क्लियर है क्या। तो 6 से 18 तक के बच्चों का मतलब 12वीं तक के बच्चों के लिए हो गया।
और अभी 2.0 इसका शुरू हुआ है। 2.0 मतलब क्यों? क्योंकि आजकल पहले तो विज्ञान और गणित ही था, आजकल एआई आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, डिजाइन थिंकिंग आ गई, कई चीजें नई जोड़ी गई है। इसमें क्या जोड़ी गई है? नई, क्योंकि नई प्रौद्योगिकी नए समय के साथ स्टूडेंट आगे बढ़ते रहे, समझ गए। और फिर एक परीक्षा पे क्या है चर्चा, परीक्षा पे क्या है चर्चा कि 2018 से परीक्षा पे लगातार चर्चा की जा रही है, जिससे परीक्षा में बच्चों का मनोबल बढ़ा रहे। बोलो क्लियर है क्या? तो ये सब प्रोग्राम तो हमने क्या बोला था, बोलो एक बार। कल क्या बोला था? सबसे पहले पॉलिसी बनती है। क्या बनती है? पॉलिसी। पॉलिसी कौन सी बनी? 2020 की शिक्षा नीति। पॉलिसी के अंतर्गत क्या बनता है? प्लान। प्लान 2030 तक का बन गया। बोलो क्लियर है क्या? प्लान के अंतर्गत क्या है? प्रोग्राम। प्रोग्राम में कौन सा आ गया? समसा। और इसके अंदर छोटे छोटे क्या है? प्रोजेक्ट। ऐसा आगे क्या? पढ़ने का एक सिस्टम हो, मतलब बात यह है। आ गया क्या? ये तो हो गया कौन सा? मतलब माध्यमिक शिक्षा तक हो गया। अब आया उच्च शिक्षा। तो उच्च शिक्षा के लिए जो प्रोग्राम है उसका नाम है रूसा। जैसे इसका नाम समसा है तो उसका नाम कौन सा हो गया? रूसा। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान, रूसा, समझ गए। 2030 तक 50% कॉलेज शिक्षा के लक्ष्य को हम क्या करेंगे? प्राप्त। अभी अभी बताया था कल कि भाई 2030 तक का लक्ष्य कितनी परसेंट? 50। कितनी? 50। इसके लिए हमें कॉलेजों की क्या होगी? जरूरत। तो इसलिए प्रत्येक खंड पर क्या खोले जा रहे हैं? कॉलेज। तो आपने देखा होगा तो स्पीडली अभी आपका, पहले गवर्नमेंट कॉलेज हर जगह नहीं थे, आजकल प्रत्येक तहसील तक आपके गवर्नमेंट कॉलेज खुल रहे हैं। प्रत्येक तहसील तक गवर्नमेंट कॉलेज खुल रहे हैं ना, खंड में। तो ये आपका इसी अभियान के तहत रूसा। कौन सा? रूसा। आगे आइए। विश्व स्तरीय संस्थान 2017। हमने शिक्षा नीति में क्या बताया था? बोलो एक एक बताया था कि भाई आप गुणात्मक शिक्षा हो तो हमारी जो एजुकेशन सेंटर हैं उनको प्रत्येक वर्ष मतलब विश्व स्तरीय शिक्षा संस्थान में डेवलप करेंगे। अरे भाई जैसे अब की बात 3 को कर दिया, 4 को कर दिया, ऐसे धीरे धीरे विश्व स्तरीय संस्थान। मालवीय मिशन। कौन सा? मालवीय। मालवीय मिशन किसके लिए है? तो इसमें शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए, मतलब उस शिक्षा के शिक्षक उनके प्रशिक्षण के लिए कौन सा मिशन चलाया? मालवीय। विद्यांजलि कार्यक्रम। कौन सा? विद्यांजलि। तो विद्यांजलि जो कार्यक्रम है वो जो सेवानिवृत्त हो गए, कोई भी, चाहे अधिकारी हो गए हो, चाहे टीचर्स हो गए हो, चाहे लेक्चरर हो गए हो, उनकी सेवा लेने के लिए कौन सा हो गया? विद्यांजलि कार्यक्रम। बोलो क्लियर है क्या? तो ये सब कार्यक्रम आपके हायर एजुकेशन में। कौन सा? हायर। हायर के बाद आप आके साक्षरता। कौन सा? साक्षरता। तो साक्षरता में आपको बताया था 8 सितंबर को तो हम साक्षरता दिवस मनाते हैं। 8 सितंबर को तो कौन सा दिवस मनाते हैं? साक्षरता। और 1 से 8 सितंबर तक साक्षरता सप्ताह है। साक्षरता सप्ताह। अब आइए, इसमें एक कार्यक्रम है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। बोलो क्लियर है क्या? नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का नाम है उल्लास। अब ये क्वेश्चन समझिए, मतलब ये इतनी बड़ी रामायण का कोई नहीं पूछेगा। अब क्वेश्चन दे दिया उल्लास क्या किससे संबंधित है, ऐसे पूछता है वो ऐसे अपन तो तारीखों में इनमें फंसते है, वो कोई मतलब ही नहीं है। खाली आपको तो लास्ट तक यही नाम भी याद रह जाए तो बड़ी बात है। उल्लास किससे संबंधित है, निष्ठा किससे संबंधित है, ये चीजें बहुत बड़ी बात है। तो उल्लास क्या है? नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है जिसमें 15 वर्ष से अधिक उम्र को शामिल किया जाएगा। कैसे भैया? बोलो, बताता हूं। 6 से 14 वर्ष को तो प्राइमरी एजुकेशन दे ही रहे हैं। अरे 6 से 14 वर्ष को तो प्राइमरी एजुकेशन दे रहे हैं। अच्छा एक बात और बताओ, पहला नंबर बताओ, प्रौढ़ शिक्षा में 15 से 35 वर्ष शामिल है। ये प्रौढ़ शिक्षा ही तो है। अरे भाई प्रौढ़ देखो, प्राइमरी एजुकेशन 6 से क्या हो गई? 14। बाद में 6 से 14 में तो आपका 6 से 14 में तो आरटीई में साफ लिख रखा है ना कि कोई मान लो 10 साल में भी नहीं पढ़ा तो हम डायरेक्ट उसको 5वीं में कर देंगे, तो उम्र की बात ही नहीं है। अरे आरटीई में साफ साफ लिख दिया कि भाई 14 वर्ष तक तो हम उसको प्राइमरी वाली एजुकेशन कैसे भी करके देंगे। अगला कैसे क्या कर रखा है कि कोई कैंडिडेट 10 वर्ष तक स्कूल नहीं गया, तो 10 वर्ष तक भी स्कूल नहीं गया तो वो सीधा का सीधा 10 वर्ष में 5वीं क्लास में उसको क्या कर देंगे? बिठा देंगे। तो कहने का मतलब हो गया कि कहने का तात्पर्य हो गया कि 14 वर्ष तक तो वैसे ही उसको शिक्षा देनी है प्राइमरी में। समझ गए क्या मेरी बात को? और 14 के बाद वो शिक्षा नहीं ले सकता तो वो कौन से में आएगा? प्रौढ़ में। कौन से में? प्रौढ़।
तो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में 15 से 35 वर्ष की आयु है, 15 से 35, बोलो क्लियर है क्या? तो प्रौढ़ शिक्षा तो ये है, इसमें 5 चीजों पर बल दिया गया। अब की बार केवल साक्षरता पर ही बल नहीं दिया गया, बल्कि 5 चीजों पर है। बोलो क्या? मूलभूत साक्षरता, मूलभूत साक्षरता और थोड़ा सा गणितीय ज्ञान। कौन सा? गणितीय ज्ञान। एक तो साक्षर होना, थोड़ा मतलब कौन सा भाई, अपना हिसाब किताब जोड़ना। हिसाब किताब क्या हो गया? जोड़ना। तो गणितीय ज्ञान। तो आपको हमने एजुकेशन के टॉपिक को कहां से शुरू किया था? बोलो, हिस्ट्री से किया था ना? तो मैंने चटशाला बताई थी, चटशाला। तो वो चटशाला गणितीय ज्ञान की पाठशाला ही तो थी कि भाई जो महाजन वगैरह अपना छोटा बड़ा हिसाब करते हैं तो उनको पता चल जाए, तो वो एक कॉन्सेप्ट लाए। दूसरा जीवन कौशल। मैंने क्या बोला कि हमारी शिक्षा केवल डिग्री की शिक्षा है, जीवन में काम नहीं आती, तो उसको जीवन कौशल के साथ जोड़े। और तीसरी बुनियादी शिक्षा। कौन सी? बुनियादी। बुनियादी मतलब हाथ का काम सिखाएं। और चौथी बात व्यवहारिक कौशल। कौन सा? व्यवहारिक। और 5वीं सतत शिक्षा लगातार चलती रहे। इन 5 बातों पर इन्होंने बल दिया है। बोलो क्लियर है? अब एक और इधर छूट गया था, उन्नत भारत। कौन सा? उन्नत। उन्नत भारत का अब देखो, सुन लो, उधर तो उल्लास कार्यक्रम था। कौन सा? उल्लास। और इधर कौन सा? उन्नत। कौन सा? उन्नत। ये कह रहा है उस शिक्षा को व्यवहारिक शिक्षा में डालो। अब हमारी सबसे बड़ी कमी तो यही है ना कि भाई उच्च शिक्षा है तो डिग्री की शिक्षा है, व्यवहारिक स्तर पर कहीं भी काम नहीं आ रही। जिसको आप क्या कह सकते हो? जैसे वर्ड बोलो, क्या कहोगे? अधगल गगरी छलकत जाए। भाई नाम की तो डिग्री तो हो गई, तो घमंड तो डिग्री वाला हो गया और नॉलेज नाम का भी नहीं है, तो घर भी टूट रहे हैं। पहला पॉइंट तो घमंड के कारण वो क्या हो गया, आधा कचरा ज्ञान है तो घरों टूटने लग गए। देश तो आगे की बात है। समझ गए? यही तो व्यवहारिक है, और क्या है भाई? वास्तविक तार्किक नॉलेज नहीं है। रेशनल, रेशनल। रेशनलिटी किसको कहते हैं? रेशनलिटी का मतलब है जो अच्छे और बुरे में, मतलब सही और गलत। आज हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि चाहे मैं हो चाहे आप हो, सभी लोग हैं उसमें, सभी शामिल होते हैं। हम अपने कर्तव्यों के प्रति तो जागरूक है नहीं, और अधिकारों के प्रति फुल जागरूक है। बस इस देश की सबसे बड़ी कमी है, यही तार्किकता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति तो क्या है? सजग है, और अपने कर्तव्यों के प्रति बिल्कुल सजग नहीं है। अब अधिकार और कर्तव्य का दोनों का बैलेंस नहीं होगा तो कभी भी, अब जैसे मेरा अधिकार है भाई, आपसे फीस ली, समझे, फीस ली और ये काम किया, तो फीस तो ले ली मैंने, लेकिन मैं इस फीस का पूरा आपको लौटाऊं, ये मेरा क्या है? कर्तव्य है। अब बहुत सी चीजें आपको पता ही नहीं है, मैं छांट छांट के क्यों ला रहा हूं भाई? मतलब मैं एक बात तो, मेरा काम तो केवल ये ना कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल यही तो पढ़ाना है, तो मैं करंट उसके साथ कैसे टच कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, तो मेरे को पता है कि भाई जितना मैंने लिया है उतना मैं इनको दूं, ये मेरा कर्तव्य है। एक होता है तेरा कोर्स हो गया, मेरे क्या मतलब है? एक नंबर बात, ध्यान से सुनिए। हम घर में भी क्या होता है, हर चीज में अधिकारों के प्रति क्या है? सजग, लेकिन कर्तव्य के प्रति कोई सजग नहीं। दोनों अगर कर्तव्यों का पालन सही ढंग से करेंगे तो ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि कर्तव्य, सुन लो, मैं मेरे कर्तव्यों का पालन करूंगा तब तुम्हारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे, और तुम तुम्हारे अधिकारों का पालन करोगे तब मेरे कर्तव्य क्या रहेंगे? सुरक्षित रहेंगे। कल एक लड़की ने मेरे को बताया, मैंने कहा अपनी संस्था में प्रॉब्लम्स क्या है, मतलब कहने, मतलब आप लोगों को क्या लगता है? बोले सर हम संतुष्ट हैं पूरी तरह, लेकिन हमारे को एक चीज और लगती है कि आप तो भले के लिए फीस है ना कम करते हो, लेकिन बाजार में क्या जाएगा कि ऐसे ही है जो फीस कम करते हैं और तो नहीं करते। ये अब भले करते क्या हो रहा है? हाथ जल रहा है। मतलब क्या बोला उसने? बहुत बढ़िया बात बोली कि साहब वहां पर 500 रुपए कम नहीं कर रहे। अब 500 रुपए नहीं कम करे तो उससे भी आंकलन करके देख रहे हैं लोग। क्या आकलन करके देख रहे हैं कि ये तो फीस कम लेते हैं, कम के बाद और कम कर देते हैं मान लो, तो क्या हो रहा है? इनकी क्वालिटी कोई अच्छी नहीं है। बोलो, अब ये रिजल्ट एक निकल कर और सामने आया।
अब सामने आया तो क्या हुआ कि भाई भला कर रहे हैं, लेकिन कौन है? स्टूडेंट अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा। वो बार बार सबको तो बताता है ये कहानी अपनी। हमने फीस कम का जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों लाए कि भाई कोई वंचित आदमी है, वो जो गरीब है वो वंचित न रह जाए शिक्षा से। नियम रियल यही कहता है। अब जो संपन्न है वो भी उसमें ही आ रहा है, वो भी कहने लगा मेरी भी कम करो। नहीं समझे? और एक लड़का 5 को बताता हो रहा जाके, तो वो जो जिसको फायदा मिलना चाहिए उसको भी नहीं मिलेगा बाद में। सही बात है ना भाई। तो ये क्या हो रहा है कि कर्तव्यों का क्या नहीं है, पालन नहीं है, कि वहां पर चीजें क्या हो रहा है कि केवल अगले सामने वाले का केवल फायदा उठाना है, उसको उस ढंग से स्टूडेंट नहीं दे पा रहा। तो जिससे कि जैसे अब लॉस किसको होता है? लॉस किसको होता है? उसी गरीब को लॉस हो गया जिसकी मैं छोटी मोटी फीस क्या कर रहा था, कम कर रहा था, कि भाई ये आदमी पढ़ाई से वंचित न रह जाए। आया क्या समझ में? तो उसका लॉस सबको ही हुआ ना। तो हम क्या करते हैं, 50 जगह तो उसको भाषण करेंगे, मैं कर दूंगा, कर देंगे सर, ऐसे तो हो जाएगा। अब वो बात मेरे को कल वो लड़की ने कहा, वाला कि वो साफ सुथरे शब्दों में कहा कि बोले ये भी सर एक बाजार में कंसेप्ट है। बोले ये भी, क्योंकि वो 500 रुपए कम नहीं करे, वो बात ही नहीं करते। और तो आप लोग फीस भी कम करते हो, कम भी लेते हो, तो उससे क्या होता है? उनको ऐसे लगता है इनकी क्वालिटी क्या है, कमजोर है। अब ओम करते हाथ जल गए ना, क्या हुआ बोलो? हमने हमारे कर्तव्यों का पालन किया, लेकिन स्टूडेंट ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, तो हमारे अधिकार क्या हो गए? असुरक्षित हो गए। समझ रहे? मतलब सब चीजें जुड़ी हुई है आपस में। तो ये कॉन्सेप्ट आपका आ गया, और ये सारी ये ही व्यवहारिक शिक्षा है। व्यवहारिक शिक्षा का मतलब है कि हमारे जीवन में जो शिक्षा काम आए, चाहे वो घर हो। अब घर में पति पत्नी है, दोनों की लड़ाई क्यों होती है? दोनों का ईगो है। उसने अंगद का पैर रोप दिया तो वो नहीं हिलती, वो अंगद का रोप दिया तो वो नहीं हिलता, ये हो गया। कर्तव्य का पालन नहीं है ना। समझ गए? शंकर भगवान की एक नॉर्मली बता रहा हूं, शिवजीरो ब्याह लो, शिवजीरो, तो शिवजी भगवान, शंकर भगवान की क्या शादी है, तो उस पर लिखी हुई कथा है वो, शिवजीरो ब्याह लो। तुम्हारे भी वो शिव कथा में आता है, कल्चर में बोलते हैं। तो वो शिवजीरो ब्याह लो में देखिए, ध्यान से सुनिए। शंकर भगवान की शादी हो गई, शादी हो गई, पार्वती घर चली गई, मान लो। पहले तो 2 बातें बताऊंगा उसके माध्यम से कि हम क्या सीखते हैं उससे। शंकर भगवान की पार्वती ने तपस्या करी 10 साल, तब जाकर के शादी हुई। और आपका एक त्योहार भी है कल्चर में, हरितालिका तीज। कौन सा? हरितालिका तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया को आता है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हरितालिका तीज इसलिए आता है कि पार्वती शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए व्रत किया और जो तपस्या करी, इसलिए उसका शरीर हरा हो गया। शरीर क्या हो गया? ग्रीन हो गया। इसलिए उसको किस रूप में मनाया जाता है? हरितालिका तीज हो गया। बोलो, हरियाली अमावस्या अलग है, हरितालिका तीज। अब सुनिएगा, हो गया बात आपकी। अब पार्वती को प्राप्त करने के लिए उसने, मतलब क्या, कल्चर से जुड़ रहा है, सारी चीज कल्चर की है। अब क्या हुआ कि सब शंकर भगवान की जिस दिन शादी थी, तो शंकर भगवान 2-4 राहु केतु को ऐसे ही साथ ले लिया। और ये भी मेरे को किसी ने कल बताया। ये और बताऊं, मैं तो सीखता रहता हूं। बोले सर आप क्या है कि चलो ठीक है, आपकी इमेज ना, मतलब इमेज नहीं है क्या, जैसे आप चाहे जैसे नायब वगैरह जाते हो ऐसे, मतलब बात सही बता रहा हूँ, पॉजिटिव है सारी। तब आप बोले आपको हम तो जानते हैं, लेकिन बाहर जो वीडियो देखता है ना, वो देखता है तो ऐसे ही है। तब मैं आज नहा धो के आया हूं। तो सीखना पड़ता है हर चीज। मैं पूछता रहता हूँ भाई क्या महसूस करते हो, समझ गए क्या मेरी बात? तो उन्होंने अच्छा बात कही कि भाई आपको हम तो जानते हैं, तो हमारी इमेज में तो आप बिल्कुल फिट हो रहे हो। फिट कैसे हो रहे हो कि यार आदमी सादा आदमी है, बढ़िया आदमी है, चलो कोई बात नहीं, कोई मतलब वो नहीं है। बोलो आपकी इमेज, हमारी दृष्टि से तो बढ़िया हो रहा है। वो बढ़िया बोला।
लेकिन बाहर वाला बोले जो नई पीढ़ी है ना, इसको चमक दमक चाहिए। और नई पीढ़ी वाला देखता है ये शुगला सा कौन है ये गड़बड़ हो गया। नहीं तो वो कंसेप्ट दिया, तो मैं बता रहा था आपको हर चीज से सीखना होता है। तो उसने हरतालिका थी, वो उसकी शादी थी शंकर भगवान की। तो शंकर भगवान की जिस दिन शादी थी तो उसने भोले भंडारी थे तो बिना नहाए धोए शुरू हो गए, चले गए। और वो 2-4 राहु केतु को और ले लिया ऐसे ही, समझ गए क्या? तो 5-4 अपने जैसे ही और ले लिए, चले गए। अब चले गए जब भाई साहब वहां पर, वो गांव में पहले करते थे ना, बारात आ गई है, बारात आ गई है, बारात आ गई। अब तो नहीं करते, वो पहले बच्चे भागते थे बारात की तरफ, समझ गए। तो वो बारात आ गई, बारात आ गई तो वो स्वागत के लिए, भाई वो हिमालय नहीं है क्या, पार्वती का पिता कौन था, हिमालय, ये सब लोग आए। आए तो वो देखा तो बारात को देख के हिमालय के प्राण वो होश उड़ गए, वो मेरी तरह आ गए तो होश उड़ गए उनके कि यार ये क्या। वो 2-4 खुद भी नहाया धोया नहीं है और ऊपर से 2-4 को ऐसे लिए आए। तो वो बोले ये, तो वो गांव में कहावत नहीं क्या, लड़की कई बार बहुत ज्यादा करती है, मैं तो फलाने से ही शादी करूंगी, फलाने से ही करूंगी, ऐसे गांव में रहती है ना, जिद कर रखी है। तो वो हिमालय या लोगों ने कहा रहे इसके लिए कर रही थी क्या 10 साल तो गांव में कही देते हैं कि इसके लिए कर रही थी क्या इतना, समझे। तो वो बात हो गई, बात हो गई तो बाद में हिमालय स्वागत वगैरह कर दिया। तो हिमालय ने थोड़ा सा घमंड में कहा कि साहब हमने तो 6 महीने का राशन, मतलब बहुत ज्यादा खाना पीना बना लिया है, हमने देखा रात में ब्रह्मा विष्णु ऐसे नहीं क्या बहुत से लोग और ऐसे आएंगे, और हमने बढ़िया तरह की तैयारी करी है, और आप बारात लाए नहीं, हमारा तो खाना पीना बहुत ज्यादा है। अब देखिए बात को समझिएगा, सारी चीज समझने की है। तो उन्होंने कहा कि साहब, बोले साहब मेरे पास जो होता वही लाता, मैं कहां से लाऊं कोई नहीं है तो मैं किसको लाऊं, समझ गए क्या, आगे हम तो बोले ठीक है। अब वो बोला मेरा 6 महीने का खाना खराब हो गया। तो अब शंकर भगवान तो समझ गए। अब वो शंकर भगवान ने कहा कि ठीक है आप इनको तो खिलाओ खाना। तो सबसे पहले 2 को भेजा राहु केतु को, राहु केतु 2 को भेज दिया। वो उसकी माँ को बोला कि भाई, हिमालय ने अपनी पत्नी को बोला जाए इनको बढ़िया खाना खिला के और बाद में इनको और साथ में ले जाओ, खाना खिलाओ, इनको सम्मान से खाना खिलाओ। अब आधे घंटे में पार्वती की मां रोते हुए आई। अब बोले क्या हो गया, 2 को इनको ले जा। बोले ले जाऊं किनको, सब कुछ खा गए। बोले और सब कुछ खा गए, वो तो ठीक है, खा गए सब कुछ खा खूर, वो आपका कोठार कुठार नहीं क्या, मकान मकून कोई छिपा दिया। अब ऊपर से ये और करे ओढ़ लो, अब मैं कहां से लाऊं। तब वही बात आई, तो वो कथा में ऐसे ही बोला जाता है। फिर वो हिमालय की पकड़ में आ गई, हिमालय ने पैर पकड़ लिए किसके, शंकर भगवान के। तब वहां पर वो कथावाचक है ना, वो एक वर्ड बोलता है, बहुत बढ़िया शब्द है कि घमंड राजा का भी नहीं चलता, घमंड राजा का भी नहीं चलता। तो एक तो घमंड, अब ये बात कथाओं के माध्यम से जो अज्ञानी लोग हैं उनको समझाई जाती है। ज्ञानी मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है, अपने बुजुर्ग वगैरह जो भी कुछ है, अब उनको इसलिए समझाई जाती है। कथा का मतलब यही है कि घमंड राजा का भी नहीं चला। तो एक तो घमंड नहीं, तो घमंड अध कचरा घमंड है ना, वो खराब करता है हमारे को, जीवन में सबसे बड़ा बर्बादी का कारण है। हो गई बात पहला। अब पार्वती जाती है घर पे, घर पे मतलब जो भी जीवन चल रहा है। तो एक दिन कोई शंकर भगवान कोई डिसीजन लेते हैं, कोई डिसीजन लेते होंगे कोई घर में। तो पार्वती पूछ रही है उनको, शंकर भगवान को, कि अगर आप उचित समझो तो क्या कर रहे हो आप, थोड़ा मेरे को भी बता दीजिए। समझ गए क्या मेरी बात, उचित समझो तो कथावाचक पलटी मारता है कि अगर भारत की सारी महिला ऐसे पति से बोलने लग जाए तो विवाद ही खत्म हो जाए। अब वो तो कहती है कहां गया था नहीं समझे, शब्द देखो कितना है, शब्दों का फेर है कि आप उचित समझो तो बता दीजिए। अब उचित समझो तो कोई बात ही नहीं कि मेरे को बताया नहीं, तो कहानी गड़बड़ हो गई सारी। तो कहानी क्या है, खाली शब्दों की है और घमंड की है। हर चीज का शब्द का है। एक हम प्रेशर से कोई बात, 2 चीज होती है, एक तो मेरी आलोचना होती है, आलोचना तो होती है गुरु जी आप बढ़िया नहीं पढ़ाते है ना, वो तो होगी आलोचना।
एक मेरी आलोचना भी करते हो और थोड़ा सा उसमें ऐसे कह दिया गुरुजी आप पढ़ा तो बढ़िया रहे हो लेकिन थोड़ा सा ये और इसमें जोड़ दो तो और बढ़िया हो जाएगा, तो वो समालोचना। तो बात तो मेरी आलोचना की तो है वो, तो वो समालोचना होगी। तो आपके जीवन में दो पार्ट होने चाहिए, एक तो घमंड न हो, एक समालोचना होनी चाहिए। समालोचना होगी तो वो क्या होगा, अब जैसे मैंने अभी फीस के संदर्भ में आपकी आलोचना भी करी लेकिन समालोचना भी करी कि मैं आपका ही तो भला कर रहा हूं, मेरा क्यों बुरा कर रहे हो, समझ रहे क्या मेरी बात को, तो उसमें क्या हो गया, समालोचना होगी। आ गया। तो ये कथाओं का मोल भी है, ऐसी बात नहीं। तो ये आपका टोटल हो गया।